हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हियर में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम उदारवाद यानी लिबरलिज्म की बात कर रहे थे, जिससे रिलेटेड 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से मेरी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम समकालीन उदारवाद यानी नव उदारवाद की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, जो कि हमारा आधुनिक उदारवाद था। उसमें हमने देखा था कि जो राज्य है अब आर्थिक क्षेत्र में जो है हस्तक्षेप करने लगी, लोगों की भलाई के लिए जो है काम करने लगी। तो क्या हुआ कि 1970 के दशक के मध्य में पश्चिम देशों में आर्थिक संवर्धन की गति जो है धीमी हो गई। ठीक है, जिसके कारण आधुनिक उदारवाद के सामने जो है गंभीर समस्या आ गई। इस दशक के अंत तक आर्थिक मंदी, कल्याणकारी राज्य के सामाजिक लाभों के संरक्षण ने सरकार पर जो है अधिक कर लगाने और व्यापक कर्ज की ओर ढकेल दिया। ठीक है, जहां आधुनिक उदारवादियों ने औद्योगिक अर्थव्यवस्था में गिरते जीवन स्तर को चुनौती का सामना किया, अन्य ने इसमें संशोधन के साथ पुरातन उदारवाद को फिर से उभारने का अवसर देखा और इसके परिणाम स्वरूप जो नव उदारवाद है उसका जन्म हुआ। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सरकार जो ये सार्वजनिक कल्याण के कार्य कर रही थी, जिसकी वजह से जो है 1970 के लास्ट तक आते आते जो अर्थव्यवस्था है वो गिरने लग गई थी। ठीक है, लोगों का जो जीवन स्तर है वो गिरने लग गया था। तो इससे क्या हुआ कि जो कि आधुनिक उदारवादी के जो विचारक थे उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसका सॉल्यूशन उन लोगों ने जो है पुरातन उदारवाद को फिर से उबारने, यानी जो पारंपरिक उदारवाद थे जिसमें जो है राज्य का हस्तक्षेप कम से कम था और व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में बात की जाती थी, तो उस चीज को जो है फिर से उभारने की बात की, जिसके परिणाम स्वरूप ही नव उदारवाद का जन्म हुआ। यह पुरातन उदारवाद का समकालीन व्याख्या है और व्यक्तिवाद को फिर से जीवित करना चाहता है। जो नव उदारवाद है उसमें फिर से जो है व्यक्तिवाद की बात की जाती है। यह कल्याणकारी राज्य की आलोचना करता है, जो आधुनिक उदारवाद है उसकी आलोचना करता है। इसीलिए यह राज्य के कार्यों का प्रतिरोध करता है और आर्थिक गतिविधियों में राज्य का कोई नियंत्रण नहीं चाहता। मिल्टन, फ्राइडमैन और नॉजिक इसके प्रमुख समर्थक है। कौन कौन है? मिल्टन और नॉजिक जो है नव उदारवादी विचारक है। इन चिंतकों ने महसूस किया कि कल्याणकारी राज्य का विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अहितकर है, क्योंकि यह संसाधन को अधिक योग्य व्यक्तियों से कम योग्य व्यक्तियों को बलपूर्वक स्थानांतरण करता है। जो ये विचारक थे इनका कहना है कि जो कल्याणकारी राज्य का जो विचार है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कल्याणकारी राज्य में क्या किया जाता है कि जो संसाधन होते हैं वो जो अयोग्य लोग होते हैं उनको जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि सामाजिक कल्याण का कार्य किया जाता है, जो जिसके योग्य नहीं है उसे भी वो काम जो है उसे भी बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को फिर से स्थापित करने की दिशा में इन्होंने हस्तक्षेप के सिद्धांत को फिर से स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, और वो भी ना केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी। ठीक है, तो जो नव उदारवादी है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है फिर से स्थापित करना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी, मतलब हर क्षेत्र में जो है फिर से जो है नव उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में यह विशेषकर व्यक्ति को आर्थिक गतिविधि की सभी बाधाओं से स्वतंत्र करना चाहता है ताकि वह वास्तविक प्रगति और समृद्धि को प्राप्त कर सके। यह विचार मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा के मूल्यों पर बल देती है। इसीलिए
जो नव उदारवाद है ये प्रतिस्पर्धा मूलक जो बाजार होते हैं उस पर बल देती है, इसीलिए यह हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था को भी उन्नत करने के पक्ष में है। इसीलिए ये जो नव उदारवाद है वो अर्थव्यवस्था को उन्नत करना चाहता है और ये चाहता है कि राज्य जो है कोई भी हस्तक्षेप ना करे। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक कार्यों में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की सलाह देता है और इसकी प्रतिबद्धता है कि व्यापार और पूंजी को मुक्त रूप से कार्य करने देना चाहिए, उसमें राज्य सहित कोई बाधक ना हो। ठीक है। उदारवाद में समय के क्रमतर विकास की अनेक विभिन्न परंपराओं का समावेश हुआ। जो उदारवाद है समय के साथ साथ जो है इसमें बहुत सारी परंपराएं जुड़ती चली गई। आधुनिक उदारवादी समाज की सामाजिक परंपरा से उत्पन्न हुई जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में अड़चन डालने वाले कारकों पर प्रकाश डालती है, जिसमें गरीबी, असमानता, रोग, शोषण तथा अज्ञानता शामिल थे और जो कि निरंकुश पूंजीवाद द्वारा पैदा हुए और जिनको केवल राज्य के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से रोका जा सकता था। तो पारंपरिक उदारवाद में हमने देखा था कि व्यक्ति को जो है स्वतंत्र छोड़ दिया गया था, जिससे जो है क्या हुआ था कि जो पूंजी है वो कुछ लोगों के हाथ में आ गया था और जिससे समाज में गरीबी, असमानता, रोग, शोषण ये सारी चीजें जो है फैलने लग गई थी, जिस वजह से जो है किसका उदय हुआ था, जिस वजह से जो है आधुनिक उदारवाद का उदय हुआ था। ठीक है, क्योंकि उन सारी चीजों को जो है सरकार ही रोक सकती थी हस्तक्षेप करके। इस प्रकार के उपायों का आरंभ 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ, जब कामगारों के लिए क्षतिपूर्ति योजना, विद्यालय, अस्पतालों के लिए सार्वजनिक निधियों का प्रावधान, काम करने के घंटों और शर्तों का विनिमय करना शामिल था। 1970 तक वैसे तो कुछ गतिहीनता देखने को मिली और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि हुई। इसको देखकर कुछ अर्थशास्त्री पुरातन उदारवाद में वापसी करने की वकालत करने लगे, जिसमें कुछ सुधारों के साथ संशोधित रूप में जो है नव उदारवाद का जो है उद्गम हुआ। अब क्या हुआ कि आधुनिक उदारवाद, जैसे मैंने आपको पारंपरिक उदारवाद के बारे में बता दिया था कि पूंजीवाद का उदय हुआ था, पूंजी कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो गया था, गरीबी बढ़ने लग गई थी, जिसको देखकर जो है कुछ विचारकों ने जो है आधुनिक उदारवाद की बात की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य को जो है इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। बट क्या हुआ इससे कि कुछ समय तक तो विकास की गति ठीक थी, देन धीरे धीरे क्या हुआ 1970 के दशक के अंत तक आते आते जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई थी और सरकार पर जो है ऋण जो है बढ़ने लगा था, क्योंकि सरकार जो है कल्याणकारी कार्य करने लग गई थी। तो इसकी वजह से जो कुछ विचारक थे उन्होंने फिर से कहा कि जो पारंपरिक उदारवाद है हमें उसकी तरफ वापस चलना चाहिए। तो जो पारंपरिक उदारवाद है उसमें कुछ संशोधन किए गए और उसको फिर से लागू किया गया। इसी से जो है नव उदारवाद का जो है जन्म हुआ। ठीक है, यानी कि जो पारंपरिक उदारवाद को फिर से जो है संशोधन करके अपनाया गया, तो इसे नव उदारवाद कहते हैं। इसे जो है नव उदारवाद नाम दिया गया। नव उदारवादी विचारधारा और इसकी नीतियां धीरे धीरे प्रभावशाली होने लग गई। इसके उदाहरण थे 1995 में ब्रिटिश लेबर पार्टी द्वारा अधिकृत तौर पर उत्पादनों के साधनों पर सामान्य स्वामित्व की प्रतिबद्धता को त्यागना। जैसे जैसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक भूमंडलीकरण के नए युग में और अधिक आत्मनिर्भर हुई, वैसे वैसे नव उदारवादियों ने मुक्त व्यापार नीतियों तथा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी से मुक्त संचार का समर्थन किया। नव उदारवादी के नए महत्व का सबसे स्पष्ट चिन्ह राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वेच्छातंत्रवाद का उद्गम था। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई दे दूंगी। यहाँ पर जो है हमारा उदारवाद पूरा खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।